नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्रा और आप देख रहे हैं देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें हम दिखाते हैं और खबरों को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए आज की 4 बड़ी खबरों को शॉर्ट में देख लेते हैं, फिर आगे विस्तार से समझेंगे। सबसे पहली खबर है लालू परिवार के कलह। लालू परिवार पे मचे कलह को लेकर हम पूरी खबर आपको समझाएंगे कि आखिर क्या हो रहा है लालू परिवार में, क्यों रोहिणी आचार्य नाराज है, महागठबंधन की नैया आखिर क्यों डूबी, क्यों ऐसा चौंका देने वाला रिजल्ट महागठबंधन के लिए आया इतनी मेहनत के बावजूद। नीतीश के नए मंत्रिमंडल का फॉर्मूला क्या हो सकता है, संभावित फॉर्मूला क्या होगा नई सरकार के गठन का, वो फॉर्मूला भी आपको समझाएंगे। और साथ ही आजम खान फिर से क्यों जेल गए, इस खबर को भी पूरे विस्तार से इसकी जानकारी देंगे। तो आइए शुरू करते हैं बुलेटिन। लालू परिवार में मचे घमासान के बीच जिन 2 चेहरों की चर्चा है वो है संजय यादव और रमीज नेमत। आंसुओं के सैलाब के बीच रोहिणी ने तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमीज नेमत पर गंभीर आरोप लगाए। अब पटना राबड़ी आवास के बाहर आरजेडी समर्थकों ने संजय यादव के खिलाफ नारेबाजी की है। क्या है खबर, इस रिपोर्ट में पहले देखिए, फिर खबर तो समझिए। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने, जिसने अपनी एक किडनी देकर लालू प्रसाद की जान बचाई, आज उस बेटी की आंखों में आंसू का सैलाब है। पटना में रोहिणी ने लड़खड़ाती आवाज में अपनी पीड़ा बताई। मेरा कोई परिवार नहीं है। तो दिल्ली आते आते रोहिणी की आवाज ही बैठ गई, वो रोती ही नजर आई। किसके शहर पे हुआ है उनसे जाके पूछिए। रोहिणी ने परिवार में खराब संबंधों की परतें खोल कर रख दी। रोहिणी ने तेजस्वी यादव, संजय यादव, रमीज नेमत पर परिवार से निकालने, मायका छुड़वाने का आरोप लगाया। संजय यादव से तो सब लोग परिचित हैं। संजय के बाद रोहिणी ने जिस नाम को लेकर सबसे तीखा हमला बोला वो है रमीज नेमत खान। रमीज नेमत का सीधा कनेक्शन उत्तर प्रदेश से है। रमीज नेमत पर उत्तर प्रदेश में 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं। रमीज का आपराधिक सफर 2021 से शुरू हुआ। रमीज के खिलाफ हिंसा, आगजनी और उपद्रव का केस दर्ज कराया गया था। अप्रैल 2025 में जमानत पर जेल से छूटकर बाहर आया था। तेजस्वी को ही सब फंसा देगा। मुख्तार अंसारी था ना जी, उसका साड़ू भाई का भाई है वो। जिस रमीज का जिक्र रोहिणी आचार्य ने किया, उस पर अब उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में फिरोज पप्पू के चर्चित मर्डर केस में हत्या का आरोप है। लालू परिवार में भूचाल पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है, जिसका असर पार्टी पर भी पड़ता नजर आ रहा है। हालांकि लालू प्रसाद ने एक बार फिर तेजस्वी यादव को पार्टी का चेहरा बना दिया, लेकिन संजय यादव को लेकर कार्यकर्ताओं का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। सोमवार की शाम राबड़ी आवास के बाहर आरजेडी समर्थकों ने संजय यादव के खिलाफ और रोहिणी आचार्य के समर्थन में नारे लगाए। जब नारेबाजी हो रही थी, लालू प्रसाद भी उस समय आवास से निकल रहे थे। संजय यादव और रमीज नेमत को लेकर लालू परिवार और पार्टी में बवंडर मचा है। सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि हत्या का आरोपी रमीज नेमत आरजेडी की कैंपेनिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, डेली रूटीन आखिर कैसे संभाल सकता है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और लालू परिवार के अंदर मचे कलह को समझने से पहले लालू परिवार को आपके लिए समझना जरूरी है। देखिए, पार्टी और परिवार के मुखिया हैं लालू प्रसाद यादव, जो राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष भी हैं। राबड़ी देवी उनकी पत्नी है, जो बिहार की पूर्व सीएम रह चुकी हैं। और इसके अलावे 2 बेटियां रोहिणी आचार्य और मीसा भारती राजनीति में भी सक्रिय रही है, जबकि दोनों बड़े बेटे, अगर तेज प्रताप यादव की बात करें और छोटे बेटे तेजस्वी की बात करें, तो ये दोनों भी सक्रिय हैं राजनीति में। बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अनुष्का कांड के बाद पार्टी और परिवार से बेदखल कर दिए गए, उन्हें निकाल दिया गया। अब बिहार चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद रोहिणी आचार्य ने भी पार्टी, राजनीति और परिवार छोड़ने का ऐलान कर दिया है। और आइए अब आपको खबर समझाते हैं। दरअसल लालू परिवार के आंतरिक कलह को समझने के लिए आपको हम सबसे पहले मीसा भारती के बारे में बता दें। अभी मीसा भारती सांसद और तेजस्वी राघोपुर से विधायक हैं। छोटे बेटे तेजस्वी यादव लालू प्रसाद के राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं।
लालू प्रसाद के साथ तेजस्वी यादव ही आरजेडी में सभी बड़े फैसले लेते हैं। वहीं तेज प्रताप पार्टी और परिवार से बाहर किए जा चुके हैं। जयचंदों पर बाहर कराने का आरोप उन्होंने पहले भी लगाया है। खुलकर नाम तो कभी नहीं लिया, लेकिन खुद के लिए पार्टी परिवार से बाहर किए जाने के फैसले के पीछे हमेशा इशारों ही इशारों में संजय यादव को टारगेट किया है। अब रोहिणी आचार्य ने भी परिवार और पार्टी से नाता तोड़ डाला। रोती बिलखती पटना छोड़कर निकल गई, राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया। और इसी बीच लालू परिवार की कलह को समझिए कि आखिर हुआ क्या। दरअसल रोहिणी ने 3 लोगों पर गंभीर आरोप लगाए। तेजस्वी यादव, उनके छोटे भाई संजय यादव और रमीज नेमत, इन तीनों पर उन्होंने आरोप लगाया। और आपको हम ये बता दें कि रोहिणी ने आरोप क्या लगाए हैं। उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि पार्टी हार गई, लेकिन हार की जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है। संजय रमीज का नाम लिया तो तेजस्वी ही भड़क गए। तीनों ने घर से निकल जाने के लिए कह दिया। अब सवाल यह है कि संजय यादव आखिर है कौन, तो ये भी आप जान लीजिए। दरअसल संजय यादव आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं। तेजस्वी के बेहद करीबी माने जाते हैं। विरोधी तो यहां तक कहते हैं कि आज के समय में तेजस्वी तक संजय यादव के जरिए ही पहुंचा जा सकता है। आरजेडी में आजकल संजय यादव की ही चल रही है, ये भी कहा जा रहा है। संजय यादव को लगभग लोग जानते हैं, लेकिन रमीज आखिर कौन है, उसका क्या रुतबा है पार्टी में, अब ये भी आपको बताते हैं। ये जो नया नाम बार बार रोहिणी आचार्य दोहरा रही है। संजय यादव का करीबी है रमीज, आरजेडी का सोशल मीडिया हैंडलर है, उसे देखता है। रमीज उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। बलरामपुर के पूर्व सांसद रिजवान जहीर के दामाद हैं और कई आपराधिक मामलों में आरोपी भी रहा है। बलरामपुर में 9 और कौशाम्बी में 2 मुकदमे उसके ऊपर दर्ज हैं। 2021 में हिंसा, आगजनी और बवाल की रिपोर्ट भी दर्ज है। 2022 में फिरोज पप्पू की हत्या में मुख्य आरोपी रमीज नेमत के ऊपर एनएसए और गैंगस्टर भी लगा है। कौशाम्बी के कोखरास थाने में भी हत्या का मुकदमा दर्ज है। रमीज नेमत बलरामपुर जेल में बंद था। अप्रैल 2025 में जमानत पर जेल से छूटकर बाहर आया था। तो आप समझिए कि इस कलह में क्या हो रहा है, क्यों रोहिणी बार बार इन 2 नामों को दोहरा रही थी। अब देखिए, अब जब बात निकली है तो बात दूर तलक जाएगी ही। एनडीए के नेता भी अब इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ये आरोप लगा रहे हैं कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा में फंसे हुए तेजस्वी यादव, आरजेडी और लालू परिवार में 2 बाहरी लोगों का प्रभाव है। तेजस्वी यादव बस इन दोनों की बातों को सुनते हैं। 2 बाहरी की वजह से पूरा लालू परिवार टूट रहा है। सब कुछ जानते हुए भी लालू प्रसाद और राबड़ी देवी आखिर क्यों चुप है, इसकी चर्चा हो रही है। तो ये है लालू परिवार का कलह, जिसके बारे में हमने आपको पूरी जानकारी विस्तृत रूप से दी है। बढ़ते आगे, बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद राष्ट्रीय दल जनता दल की समीक्षा बैठक हुई है। हार के कारणों की समीक्षा भी की गई। बैठक में लालू प्रसाद ने ये फैसला लिया कि तेजस्वी यादव एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे। तेजस्वी के नेतृत्व में ही राष्ट्रीय जनता दल आगे बढ़ेगा। महागठबंधन की नैया कैसे डूबी? तो ये 20 साल पुराना खटारा सरकार भी हम लोगों को जनता को नहीं चाहिए। क्यों हुई आरजेडी की इतनी बड़ी हार? बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से उठ रहे इन सवालों के बीच पटना में तेजस्वी यादव के 1 पोलो रोड स्थित सरकारी बंगले पर आरजेडी की समीक्षा बैठक हुई। चुनाव में हार के अलग अलग बिंदुओं पर जो चर्चा हुई सो हुई। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने सबसे बड़ा निर्णय लिया। निर्णय ये कि तेजस्वी आगे भी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में नजर आएंगे और राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव के दिशा निर्देश में ही आगे का सफर तय करेगा। कि सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को चुना जाए। सब लोगों ने सर्वसम्मति से उनको चुना। साल 2020 में तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी आरजेडी का नेतृत्व किया था और महागठबंधन जीत के मुहाने पर था।
लेकिन इस बार पूरे कुनबे का सुपड़ा साफ हो गया। आरजेडी 15 साल में सबसे कमजोर स्थिति में पहुंच गया, या यूं कहिए कि बिहार की सियासत में हाशिए पर। 2025 में सीटें मिली मात्र 25। दूसरे शब्दों में चुनावी इतिहास में आरजेडी का दूसरा सबसे खराब प्रदर्शन। ईवीएम में तो चोरी हुई है, ईवीएम के खिलाफ में लड़ाई लड़नी है और बैलेट पेपर से चुनाव हो। बैलेट पेपर से जो भी हुआ है उसमें हम लोग चुनाव जीते हैं, ईवीएम में ही हारे हैं। एक ओर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ रही पार्टी की इतनी बड़ी हार हुई, दूसरी ओर रोहिणी आचार्य ने भी भाई तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगा डाला। इसके बाद सवाल उठ रहा था कि तेजस्वी यादव का क्या होगा। आरजेडी की बैठक में लालू प्रसाद ने इस तरह के सवालों पर ये कहते हुए विराम लगा दिया, आगे भी तेजस्वी के नेतृत्व में ही आरजेडी चुनाव लड़ेगा। घर का मामला घर के लोग देख लेंगे, आप लोग चिंता न करें। पटना संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब खबर को समझते हैं और सवाल यही कि आखिर महागठबंधन की नैया क्यों डूबी। तो समझ लीजिए, सीट बंटवारे को लेकर आपस में ही खींचतान थी। कई ऐसी सीटें थी जहां पर फ्रेंडली फाइट हुई। मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करने में देरी हुई, चेहरा ही स्पष्ट तौर पर समझ नहीं आ रहा था। मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बने रहने पर अड़िग रहे, बार बार ये दोहराते रहे कि डिप्टी सीएम तो मैं ही बनूंगा। चुनाव के कुछ दिन पहले तक मैनिफेस्टो पर माथापच्ची होती रही। इसके अलावा 12 सीटें ऐसी थी जहां पर फ्रेंडली फाइट हुई है। राहुल गांधी का चुनाव प्रचार में देरी से आना, एक तरफ जहां एनडीए में बड़े बड़े नेता प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो इधर कोई भी बड़ा चेहरा तेजस्वी को छोड़कर प्रचार प्रसार करने नहीं पहुंचा। नीतीश के मुकाबले तेजस्वी का कमजोर नेतृत्व रहा और इसके अलावा कोऑर्डिनेशन कमेटी भी निष्प्रभावी रही, जिसके अध्यक्ष खुद तेजस्वी यादव बनाए गए थे। एसआईआर एक बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया। इसके अलावा वोट चोरी के मुद्दे को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया, जिसको लेकर उन्होंने पदयात्रा की, वोटर अधिकार यात्रा की। ये सारे मुद्दे जनता नहीं रिलेट कर पाई। और देखिए, सबसे बड़ी बात, महागठबंधन की हार की वजहों को भी आपको समझा देते हैं। जंगल राज का अतीत जो उनके ऊपर हावी रहा, बार बार प्रधानमंत्री ने भी जंगल राज के दौर को याद दिलाया। नीतीश के मुकाबले तेजस्वी का चेहरा कमजोर पड़ गया। महागठबंधन के वादों को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया, उन वादों पर भरोसा ही नहीं किया। महागठबंधन में अंतर कलह साफ तौर पर नजर आ रही थी, क्योंकि जगह जगह पर फ्रेंडली फाइट हुई। टिकटों को लेकर, उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी फाइट होती रही। जातीय समीकरण साधने में भी चूक हो गई और इसके साथ लालू परिवार में अब खींचतान की भी खबर आने लगी थी। तेज प्रताप यादव को उनके परिवार और पार्टी से बेदखल किया गया। वहीं आरजेडी समर्थकों का रवैया भी एक बड़ा फैक्टर रहा उनकी हार का। राहुल गांधी का फेल होना, मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस बनाना भी महागठबंधन को भारी पड़ गया। और ये तमाम ऐसे बड़े फैक्टर्स हैं जिसके तहत महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ गया। बढ़ते आगे, पटना से एक बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह दिल्ली रवाना हो गए। जेडीयू सांसद संजय झा भी दिल्ली रवाना हुए हैं। अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान के साथ बैठक हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या और नाम पर चर्चा होगी। शपथ ग्रहण समारोह से पहले ये बहुत अहम और बड़ी मुलाकात मानी जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी आप देखिए। संजय झा, ललन सिंह आपको नजर आ रहे होंगे जो दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। जेडीयू सांसद हैं संजय झा और अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान से उनकी मुलाकात होगी, बैठक होगी, आगे की चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि बिहार में एनडीए ने भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने की कवायद शुरू कर दी है और इसी सिलसिले में अब मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। बढ़ते आगे, बिहार विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद एनडीए सरकार के गठन को लेकर हलचल काफी तेज है। सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में भी नई सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 19 नवंबर को मौजूदा असेंबली भंग होने के बाद नीतीश कुमार रिकॉर्ड यानी कि 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नीतीश के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर कैसी है तैयारी, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। निरंतर नीतीश, अनवरत नीतीश।
5 में नीतीश, 25 में नीतीश, बिहार में बाहर है, नीतीश एक कुमार है। ये पंक्ति बिहार की सियासत में लोकोक्ति बन गई है और नीतीश नियति, क्योंकि ये मशहूर नारा एक बार फिर से बिहार के चुनाव में चरितार्थ हो गया है कि नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। ये रिकॉर्ड दूसरे किसी भी राज्यों के मुख्यमंत्री के नाम नहीं है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज एनडीए अपने सफलता के चरम पर पहुंचा हुआ है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट किया। राजधानी पटना का गांधी मैदान एक बार फिर तैयार हो रहा है। इस बार गांधी मैदान एक खास रिकॉर्ड का गवाह बनने जा रहा है, क्योंकि बड़े जनादेश का जश्न मनाने के लिए ऐतिहासिक स्थल पर शपथ ग्रहण का निर्णय लिया गया है, जिसकी तैयारी जोर शोर के साथ की जा रही है। सीएम नीतीश और पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए को बम्पर बहुमत मिला है। चर्चा है कि पीएम नरेंद्र मोदी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री और कुछ चुनिंदा मंत्री शपथ लेंगे। एक दिन पहले 19 नवंबर को मौजूदा सरकार और असेंबली को भंग कर दिया जाएगा और 20 नवंबर की सुबह नीतीश के नेतृत्व में बिहार के लिए एक नई सुबह होगी। पटना संवाददाता विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब खबर को समझते हैं। और समझने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का रिकॉर्ड नीतीश कुमार के नाम है और इतनी बार देश में कोई भी नेता मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं लिया है। अब समझिए कि नीतीश कुमार ने कब कब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। 3 मार्च 2000 पहला शपथ, 24 नवंबर 2005 दूसरी बार शपथ, 26 नवंबर 2010 तीसरी बार, 22 फरवरी 2015 चौथी बार, 20 नवंबर 2015 पांचवी बार, 26 जुलाई 2017 छठी बार, 16 नवंबर 2020 सातवीं बार, 10 अगस्त 2022 आठवीं बार, 28 जनवरी 2024 नौवीं बार और 20 तारीख जो निर्धारित रखी गई है मुख्यमंत्री के शपथ को लेकर ऐतिहासिक गांधी मैदान में बड़ी तैयारियां की गई है। 20 नवंबर 2025 जो 10वीं बार पे बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपको शपथ लेते नजर आएंगे। अब ये समझते हैं कि आखिर कैसा होगा नीतीश कुमार का नया मंत्रिमंडल। इसको समझने के लिए बिहार विधानसभा की स्थिति को समझना जरूरी है। बिहार विधानसभा में देखिए कुल मिलाकर 243 सीटें हैं और नियमानुसार विधानसभा के कुल सदस्यों का 15% ही मंत्री बन सकते हैं। यानी बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 37 मंत्री बन सकते हैं। क्योंकि बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और गठबंधन में 5 दल शामिल हैं। ऐसे में जो सीटों का बंटवारा होगा वो किस आधार पर हो सकता है, तो आपको बता दें कि विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 243 है और अधिकतम 37 विधायक मंत्री बन सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा यानी कि अधिक से अधिक। और ऐसे में अगर 243 में से 37 भाग दे दें तो 6.5 के करीब संख्या आती है। मतलब 6 विधायक पर 1 मंत्री पद का बंटवारा हो सकता है। अगर इस हिसाब से देखें तो बीजेपी के सबसे ज्यादा विधायक हैं और ऐसे में संख्या के आधार पर 15 से 16 मंत्री बन सकते हैं, जबकि जेडीयू के 14 से 15 मंत्री और एनडीए में तीसरे नंबर की पार्टी एलजेपीआरवी के 3 नेता मंत्री बन सकते हैं, जबकि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और आरएलएम से 1-1 मंत्री बन सकते हैं। और नए मंत्रिमंडल में पार्टियों के विधायकों की संख्या के साथ साथ जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण का भी खास ख्याल रखा जा सकता है। तो ये आपको हम पूरी जानकारी दे रहे थे। बढ़ते आगे, 23 सितंबर को जेल से रिहा होने वाले आजम खान एक बार फिर रामपुर जेल पहुंच गए हैं। उन्हें जिला जेल की बैरक संख्या 1 में रखा गया है। 2 पैन कार्ड रखने के मामले में आजम खान के साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को भी इस मामले में दोषी पाया गया और दोनों को 7-7 साल की सजा हुई है। आजम खान फिर जेल पहुंच गए हैं। एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें 2 पैन कार्ड रखने के मामले में 7 साल की सजा सुनाई है। आजम खान के साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को भी इस मामले में दोषी ठहराया गया है और उन्हें भी 7 साल की सजा हुई है। जेल जाते वक्त भी आजम खान ने कोर्ट के फैसले पर तंज कसते हुए कहा कि कोर्ट ने उन्हें दोषी समझा, इसलिए सजा सुनाई है।
कहना है, अदालत का फैसला है, क्या कहना है। गुनाहगार समझा तो सजा सुनाई है। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने 2019 में आजम खान और उनके बेटे के खिलाफ केस दर्ज करवाया था, जिसमें दावा किया गया था कि आजम खान 2 पैन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। दोनों में उनकी उम्र अलग अलग है। कोर्ट के फैसले के बाद आकाश सक्सेना ने आजम खान पर कहा कि मीडिया में बात रखने से कुछ नहीं होगा, अगर सबूत है तो कोर्ट में दिखाएं। कोई भी आपको अपना सबूत, अपना प्रमाण कुछ देना है तो कोर्ट में दीजिए, मीडिया के सामने कहने से क्या हो जाएगा। आजम खान इसी साल 23 सितंबर को जेल से रिहा हुए थे और अब वो फिर से जेल के अंदर पहुंच गए हैं। आजम खान और अब्दुल्ला दोनों को रामपुर जिला जेल के बैरक नंबर 1 में रखा गया है। न्यूज़ 18 के लिए रामपुर से विशाल सक्सेना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और हमारे इस खास बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।